मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंक कितने प्रकार की हो सकती हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आज हम जिस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं वो है शेड्यूल बैंक, यानी अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक क्या होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अनुसूचित बैंक एक ऐसी वाणिज्यिक, एक ऐसी कॉमर्शियल बैंक है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, यानी कि भारत आरबीआई का जो एक्ट है 1934 की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में शामिल हो। यानी कि वो बैंक जो कि आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूचित में शामिल हो, वो कहलाती है शेड्यूल बैंक। लेकिन फिर भी इसके लिए 3 कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सबसे पहला, इसका पेडअप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम इससे कम नहीं होगा 5 लाख से। यह भारत में बैंकिंग के कारोबार को आगे बढ़ा रहा हो, यानी बैंकिंग बिजनेस को सपोर्ट करने वाली ये बैंक होनी चाहिए। साथ ही ये एक कॉर्पोरेट या एक कह सकते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हो सकती हैं, बट एक पार्टनरशिप में या एकल स्वामित्व में नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके इम्पॉर्टेंट 3 जो कंडीशंस हैं शेड्यूल बैंक की, उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं कि इंडियन शेड्यूल बैंक क्या होती हैं, और उसके बाद में फॉरेन शेड्यूल बैंक क्या होती हैं उसके बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहला बात करते हैं इंडियन शेड्यूल बैंक, यानी भारतीय अनुसूचित बैंक। सबसे पहला है, इसका रजिस्ट्रेड कहाँ होना चाहिए, इसका पंजीकरण कहाँ होना चाहिए, भारत में होना जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय भारत में होगा, और इसकी जो ब्रांचेज रहती हैं, जो शाखाएं रहती हैं, वो पूरे भारत में होगी। ये फॉरेन में भी काम कर सकते हैं, यानी कि दे कैन ऑल्सो ऑपरेट इन फॉरेन कंट्रीज़। तो इंडियन शेड्यूल बैंक यानी भारतीय अनुसूचित बैंक कौन सी होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो, भारत में हो, जिसका हेडक्वार्टर भारत में हो, जिसकी सारी ब्रांचेस भारत में हो सकती हैं, और विदेशों में फॉरेन में भी वो काम कर सकती हैं, वो इंडियन शेड्यूल बैंक कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन बैंक, यानी विदेशी बैंक क्या होती हैं। देखिए, इनका जो रजिस्ट्रेड है या इनकॉर्पोरेट है इन देयर होम कंट्री, नॉट इन इंडिया। भारत में इनका कह सकते हैं पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और ना ये इनकॉर्पोरेट होगी भारत में। इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, जो ये फॉरेन कंट्री, जो जिस फॉरेन कंट्री की ये बैंक है वहीं पे होगा। भारत में उनका ऑफिस हो सकता है, उनकी ब्रांच हो सकती है। यानी कि जो विदेशी शेड्यूल बैंक है, आप कह सकते हैं विदेशी अनुसूचित बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जो उस देश की है वहीं पे होगा। ये आपको याद रखना है। भारत में उनका सिर्फ ऑफिस हो सकती है या फिर उसकी ब्रांच हो सकती है। वे भारत के प्रति विदेशी सरकार, कंपनी अपने कस्टमर के दृष्टिकोण, नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो निभाती हैं अपने क्लाइंट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडियन शेड्यूल बैंक वो है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, भारत में। जबकि फॉरेन शेड्यूल बैंक कहाँ होगा, जहाँ पे ये जिस बैंक जहाँ जिस कंट्री से रिलेटेड है उसका वहीं पे हेडक्वार्टर रहेगा। इंडियन शेड्यूल बैंक जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में रहेगा, ठीक है। जबकि फॉरेन शेड्यूल बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी होम कंट्री, यानी जो जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं वो जिस कंट्री से रिलेटेड है वहीं उसका आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये थी इंडियन शेड्यूल बैंक और फॉरेन शेड्यूल बैंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे कि नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती हैं। अभी हमने बात किया था कि शेड्यूल बैंक क्या होती है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है। चलिए इसके बारे में देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि जो बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की सेकंड शेड्यूल में नहीं आती है वो नॉन शेड्यूल बैंक होगी। यानी कि गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक उसे कहते हैं जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल लिस्ट में नहीं आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें वैधानिक सीआरआर यानी कि इन्हें कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के पास नहीं। यानी इनको सीआरआर मेंटेन करके रखना होता है। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो इनको मेंटेन करना होता है, लेकिन ये आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करेंगे, ये अपने पास ही इसे रखेंगे। कौन सी बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक यानी गैर अनुसूचित बैंक। इनकी बैंकिंग गतिविधियां सीमित होती हैं, यानी कि इनका जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है सारी लिमिटेड होती हैं। वे विदेशी
मुद्रा में सौदा नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दे कैनॉट डील इन फॉरेन एक्सचेंज, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के लिए। इन बैंकों का हिस्सा लगभग शून्य है, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि ये बैंक वैसे नहीं है, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आती है। बाकी सारी की सारी जो बैंक्स हैं वो मोस्टली सेकंड शेड्यूल लिस्ट में आरबीआई की हैं, इसीलिए वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाती हैं। वे सामान्य बैंकिंग उद्देश्य के लिए आरबीआई से उधार नहीं ले सकते। ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि दे कैनॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम नॉर्मल बैंकिंग पर्पस, यानी कि जब भी उनको बैंकिंग बैंकिंग नीड है या बैंकिंग अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करना है तो वो आरबीआई से बोरो नहीं कर सकता है पैसा। कौन सी बैंक? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। उन्हें 5 लाख रुपए से कम राशि एकत्रित नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट हैव कलेक्ट फंड्स लेस देन 5 लाख, यानी कि अपने जो 5 लाख से कम की राशि वो कलेक्ट नहीं कर पाएगी। ये आपको ध्यान रखना है नॉन शेड्यूल बैंक की कंडीशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक की। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, यानी कि गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इसमें रहेगी पार्टनरशिप। ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम 55% स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 51% ऑनरशिप किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास में रहता है। इन बैंकों का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है। इनके जो शेयर होते हैं वो कहाँ लिस्टेड रहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। दैट्स कॉल्ड टू, क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे आप जानते हैं एसबीआई है, पीएनबी है, इलाहाबाद बैंक है, तो ये सारी की सारी कौन सी बैंक कहलाती हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की हम, नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण बैंक, यानी जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 1969 में 14 बैंकों का, यानी 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। 50 करोड़ या उससे अधिक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आपको ध्यान रखना। उनकी अमाउंट कितनी थी? 50 करोड़, ठीक है। और 1980 में कितनी बैंकों का किया गया? 6। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि 1969 में कितना था? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1980 में कितना किया गया? 6 बैंक का। तो आपको ध्यान रखना है ये 20 बैंक थी पहले जो नेशनलाइज्ड बैंक थी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि राष्ट्रीय बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ज़्यादातर ये आप देखिएगा कि ये प्रोवाइडिंग जो फिनेंस होता है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है या हेल्थ फैसिलिटी होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, यानी बैकवर्ड एरिया को सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक का बहुत ज़्यादा रोल है। तो नेशनलाइज्ड बैंक ऑलवेज प्रोवाइड फिनेंस फैसिलिटी किसे देती है? फिनेंस फैसिलिटी फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉर आप कह सकते हैं रूरल सेक्टर का जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए दे सकती हैं, और हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक ये आपको फैसिलिटी देती है, फिनेंस फैसिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि करंट बात करते हैं कि सरकारी बैंकों के हाल ही में अगर हम विलय के बाद जुलाई 2020 में आप देखेंगे कि भारत में कितनी नेशनलाइज्ड बैंक है? 12, यानी कि 12 राष्ट्रीयकृत बैंक रही हैं। और आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी जो इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रबंध करता है, पिछले वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में मिला दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है नेशनलाइज्ड बैंक? तो वो है 12, ठीक है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है भारत में, तो भारत में कितनी है? 12 है, यानी 12 है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने 12 बैंकों के नाम लिखे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं एसबीआई है, फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है जिनका अभी ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा है, और फिर कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया
है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिसके आप कह सकते हैं अभी जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है। तो